नमस्कार दोस्तों, मैं सुमान शुक्ला स्वागत करता हूं आपका तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग लेसन पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन, जिसके पिछले लेक्चर आपके कवर किए जा चुके हैं। सो दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 6.4। दोस्तों, लेक्चर नंबर 6.3 तक हमने आपका कवर कर दिया है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि एल्किल हैलाइड जो हमने बनाया हुआ था, एल्किल हैलाइड को बनाया था वहां पर पिछले लेक्चर में। सो एल्किल हैलाइड बनाने के बाद कोई भी चीज जब बनाते हैं तो उसके क्या पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, यानी उसके गुण पढ़ते हैं, उसके भौतिक गुण क्या होते हैं, उसके रासायनिक गुण क्या होते हैं। सो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम यही बात करेंगे कि जो एल्किल हैलाइड हमने बनाया है उसके भौतिक गुण क्या होते हैं और जो एल्किल हैलाइड हमने बनाया है उसके रासायनिक गुण क्या होते हैं, इनके बारे में दोस्तों आज हम बात करेंगे। सो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने लेक्चर में और देखते हैं एल्किल हैलाइड के भौतिक गुण आखिरकार क्या होते हैं। सो दोस्तों, जैसा कि आप हमारे पीछे लिखा हुआ देख रहे हैं, यहाँ पर हमने एल्किल हैलाइड के भौतिक गुणों को भी मेंशन किया है और एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुण को भी मेंशन किया है। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और पॉइंट वाइज समझने की कोशिश करते हैं। सो दोस्तों, पहला पॉइंट लिखा हुआ है एल्किल हैलाइड के भौतिक गुण क्या होते हैं। भौतिक गुण पहला लिखा है यह जल में विलय। इसका मतलब क्या हुआ, जो एल्किल हैलाइड होता है, एल्किल हैलाइड मतलब RX, एल्किल हैलाइड का मतलब क्या होता है, R फॉर एल्किल, X फॉर हैलाइड। हैलाइड में कौन कौन से हैलाइड आते हैं, आपका फ्लोरीन तो आएगा नहीं क्योंकि वो रिएक्शन नहीं करता, बल्कि कौन आएगा, क्लोरीन आएगा, ब्रोमीन आएगा और आयोडीन आएगा। यानी जो एल्किल हैलाइड होते हैं वो जल में क्या होते हैं, विलय होते हैं। सिंपल सी बात है, इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट है या कार्बनिक विलायकों में भी विलय होते हैं। जल में विलय है और कार्बनिक विलायकों में भी ये क्या होते हैं, विलय होते हैं। सो दोस्तों, उम्मीद करते हैं दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। अब बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है एल्किल क्लोराइड जल से हल्के होते हैं। कौन हल्का होता है जल से, तो आंसर क्या मिला सर, जो एल्किल क्लोराइड होता है वो जल से हल्का होता है, बल्कि यानी एल्किल ब्रोमाइड और आयोडाइड जल से क्या होते हैं, भारी होते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हमने क्या बताया था, हैलाइड का मतलब क्या होगा, या तो क्लोराइड होगा, या तो ब्रोमाइड होगा, या तो क्या होगा, आयोडाइड होगा। हमको क्या पता चला सर, एल्किल क्लोराइड, यानी ये एल्किल हो गया या क्लोराइड हो गया। एल्किल क्लोराइड क्या होता है, जल से कैसा होता है, हल्का होता है। और क्या बताया गया हमको सर, जो एल्किल ब्रोमाइड होता है और जो एल्किल आयोडाइड होता है वो जल से क्या होता है, भारी होता है। ध्यान रखिएगा, एल्किल क्लोराइड यानी एल्किल समूह के साथ अगर क्लोराइड लगा हुआ है तो वो कैसा होगा, वो जल से हल्का होगा। अगर एल्किल के साथ ब्रोमाइड लगा है या एल्किल के साथ आयोडाइड लगा है तो वो जल से कैसा होगा दोस्तों, भारी होगा। सो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये तीनों पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गए। सबसे पहला पॉइंट क्या था, या जल से क्या ये जल में क्या होते हैं, विलय होते हैं। दूसरा पॉइंट था या कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है सर, जो एल्किल क्लोराइड होता है वो जल से हल्का होता है और जो एल्किल ब्रोमाइड और आयोडाइड होते हैं वो जल से क्या होते हैं, भारी होते हैं। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट कह रहा है यह द्रव एवं गैस होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो एल्किल हैलाइड होता है वो ठोस नहीं होता है, बल्कि क्या होते हैं, द्रव होते हैं और गैस होते हैं। ये चीजें हमको क्लियर हो गई एल्किल हैलाइड के जब हमने भौतिक गुणों को समझने की कोशिश करी। सो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये सारे के सारे भौतिक गुण आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बढ़ते हैं रासायनिक गुण की तरफ। सो दोस्तों, रासायनिक गुण में हमने सबसे पहला यहां पर नंबर 1 डाल देते हैं। सबसे पहला रासायनिक गुण लिखा हुआ है जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, जो एल्किल हैलाइड होता है वह बहुत अभिक्रियाशील यौगिक है। सिंपल सी बात है, जो एल्किल हैलाइड यानी जो RX आपका होता है यह सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील होता है। अभिक्रियाशील का मतलब क्या होता है, यह बहुत ही जल्दी रिएक्शन को करता है। कौन करता है सर, एल्किल हैलाइड। अब इसका रीजन भी तो हमको पता होना चाहिए, आखिरकार एल्किल हैलाइड जो होते हैं वो बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील क्यों होते हैं, यह क्वेश्चन आ सकता है और कई बार आता भी है क्वेश्चन। तो यह क्वेश्चन आपके लिए इसीलिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। यह पहला रासायनिक गुण है। पहले रासायनिक गुण में हमने एक छोटा सा क्वेश्चन भी यहीं पर मेंशन कर दिया कि एल्किल हैलाइड बहुत अभिक्रियाशील होते हैं। क्यों,
तो आप रीजन क्या बताएंगे? तो इसके तीन रीजन हमने यहां पर आपको दिए हैं। ये तीनों रीजन अगर आप लिख देंगे तो आपका आंसर कंप्लीट माना जाएगा। तो दोस्तों पहला रीजन क्या है? इसमें यानी किसमें? एल्किल हैलाइड में हैलोजन sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है। क्या बताया गया कि जो एल्किल हैलाइड होता है इसमें जो आपका हैलोजन होता है, यानी जो एल्किल हैलाइड RX है वो जो हैलोजन है ये किससे जुड़ा है? ये sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा है। अगर आपको इसको और अच्छे से समझना है तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। यहां से हमने एक हैलोजन यहां पर जोड़ दिया, ये कार्बन ले लिया, इस कार्बन में कितने हाइड्रोजन होने चाहिए? 3 हाइड्रोजन हमने लगा दिए। अब ये जो हैलोजन जुड़ा हुआ है, ये जो कार्बन है वो कार्बन में कौन सा संकरण होता है? तो आंसर क्या होगा सर? sp3 संकरण होता है। संकरण आपने हाइब्रिडाइजेशन फर्स्ट ईयर में पढ़ा भी होगा, इसको हम आगे चल के अभी कवर भी करा देंगे। अगर नहीं पढ़ा है तो हम आगे इसको कवर करा देंगे, टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अभी सिर्फ आपको क्या समझना है, जो हैलोजन होता है यानी जो X होता है वो जिस कार्बन से जुड़ता है उसका संकरण कैसा होता है? तो हाइब्रिडाइजेशन वो कैसा होता है? sp3 होता है। इसका मतलब उसमें एक s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है और 3 p ऑर्बिटल क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। तो जब ये सारे ऑर्बिटल आपस में पार्टिसिपेट करते हैं तो कितने ऑर्बिटल बन जाते हैं? 4 ऑर्बिटल बन जाते हैं। इसीलिए उस संकरण का नाम क्या होता है? sp3 संकरण होता है। अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला पॉइंट लिखा है RX में ध्रुवीय बंध होता है। कैसा बंध होता है? ध्रुवीय बंध। और कई बार आपने सुना भी होगा, कई बार हमने भी बोला है, ध्रुव कितने होते हैं? तो आंसर क्या होगा सर? ध्रुव हमेशा 2 होते हैं, या तो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। किसी ने गुणात्मक और भागात्मक तो पढ़ा नहीं होगा। तो ध्रुव का मतलब क्या होगा? पोल। यही तो बोलते हैं, ध्रुव का मतलब क्या होता है? पोल होता है। पोल का मतलब पॉजिटिव एंड निगेटिव। अब आते हैं सर, ये जो RX होता है वो ध्रुवीय बंध होता है, उसमें क्यों? ऐसा क्या रीजन है कि इसमें ध्रुवीय बंध का कैरेक्टर आ जाता है? तो उसका भी रीजन अब दोस्तों देखिए जरा, यहां से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि RX ध्रुवीय होते हैं क्यों? तो उसका आंसर यहां मिल जाएगा। यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन एक जगह से कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि कार्बन परमाणु में जो RX बंध बनता है उसमें जो कार्बन होता है उसका संकरण क्या होता है? तो आंसर क्या होगा सर? वो sp3 संकरण का होता है। अब क्वेश्चन यहां से बन जाए कि RX ध्रुवीय बंध बनाते हैं क्यों? तो उसका रीजन क्या है? हैलोजन इलेक्ट्रॉन आकर्षित करता है। हैलोजन का मतलब क्या हुआ? या तो Cl होगा या Br होगा या I होगा। ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करते हैं, और जब आकर्षित करेंगे तभी तो इन पर पॉजिटिव और निगेटिव जनरेट होगा कि नहीं होगा? सिंपल सी बात है, इसको हटाते हैं। अब सिंपल सी बात है, जैसे हमने यहां पर ले लिया क्लोरीन। क्लोरीन का मतलब हो गया 17 हुआ कि नहीं हुआ? 2 8 7 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही बनेगा। इसको बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन बनाने हैं। जब 8 इलेक्ट्रॉन बनाने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? कार्बन से अपनी तरफ आकर्षित करेगा। सपोज कर लीजिए यहां पर जो हमने बनाया है ये इस तरीके से, आप इस तरीके से मान सकते हैं, ये कार्बन है, इससे हमने एक Cl लगाया, यहां पर हाइड्रोजन लगा दिया, यहां हाइड्रोजन लगा दिया, यहां पर हाइड्रोजन लगा दिया। सिंपल सी बात है। अब क्या हुआ? जब RX बंध बनता है ये ध्रुवीय तरीके से होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि उसको बॉन्ड बनाना है। जब तक, अब देखिए इस तरीके से समझ सकते हैं आप, क्लोरीन है, क्लोरीन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हमने बताया? 7 इलेक्ट्रॉन। चलिए 7 इलेक्ट्रॉन रखते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और एक 7 इलेक्ट्रॉन। हो गया कि नहीं हो गया? 7 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास है। अब कार्बन के पास अभी 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर बाकी है कि नहीं बाकी है? बिल्कुल बाकी है। सिंपल सी बात है, कार्बन के पास 1 इलेक्ट्रॉन बाकी है। बॉन्ड कब बनते हैं? जब इलेक्ट्रॉन आपस में मिलते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का हो गया, ये इसका हो गया, ये हाइड्रोजन का हो गया, ये कार्बन का हो गया। और हमने क्या कल बताया था? हमने यही तो बताया था कि कार्बन के बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 4 होता है कि नहीं? जब ये हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन इससे मिला तब इसने बॉन्ड बनाया, इसने बॉन्ड बनाया, इसने बॉन्ड बनाया, लेकिन इसके पास तो अभी हाइड्रोजन लगा नहीं है। जब हाइड्रोजन लगा नहीं है तो क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन कम है और कार्बन को भी बॉन्ड बनाना है। तो ये क्लोरीन क्या करेगा? इस वाले इलेक्ट्रॉन को हल्का सा अपनी तरफ क्या करेगा? आकर्षित करेगा। और जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्लोरीन आकर्षित करता है और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? तो आंसर क्या होगा सर? ऋणावेश होता है। जब ये क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अगर आकर्षित करेगा तो कहीं ना कहीं इस पर ऋणावेश आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन आकर्षित कर रहा है। क्लोरीन क्यों कर रहा है?
क्योंकि क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। जब ये इलेक्ट्रॉन इधर हल्का सा जाता है तो उस पर निगेटिव आयन आएगा। अब जहां से जाएगा तो उस पर पॉजिटिव आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, और देखिए जरा पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आ गए कि नहीं आ गए, तभी तो ध्रुवीय बंध बना। और यहां पर तुरंत क्लोरीन क्या कर लेता है, बॉन्ड बना लेता है, और तभी क्या बन जाता है, ये RX बन गया, एल्किल हैलाइड बन गया। तो दोस्तों यही लिखा हुआ है, RX में ध्रुवीय बंध होता है क्योंकि हैलोजन इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, और हैलोजन हमने देख लिया इलेक्ट्रॉन को कैसे आकर्षित करता है। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये दोनों पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है दोस्तों, एल्किल हैलाइड यानी RX में हैलाइड आयन दुर्बल क्षारक है। यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि हैलाइड आयन जो एल्किल हैलाइड होता है उसमें जो हैलाइड होता है वो कैसा होता है, प्रबल होता है कि दुर्बल होता है। तो आंसर क्या होगा सर, हैलाइड आयन जो होता है, हैलाइड आयन का मतलब, हैलाइड मतलब X, आयन का मतलब निगेटिव। क्यों निगेटिव, क्योंकि ये क्या करता है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है, इसीलिए इस पर निगेटिव आवेश आ जाता है। ये हमने यहाँ पर आपको दिखा दिया है, सिंपल सी बात है। जो हैलाइड आयन होते हैं वो कैसे होते हैं, दुर्बल क्षारक होते हैं, यानी वीक बेस होते हैं, दुर्बल क्षारक होते हैं, जो प्रबल क्षारक के द्वारा शीघ्रता से क्या हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं। मतलब कोई दुर्बल चीज है तो उसको प्रबल चीज ही तो विस्थापित करेगी, सिंपल सी बात है। अगर आप ट्रेन में जा रहे हैं, सफर कर रहे हैं, तो अगर आप दुबले पतले हैं तो कोई मोटा ताजा आ गया और आपसे कहा आप हटिए, अगर नहीं हटे तो आपको क्या करेगा, विस्थापित कर देगा, एक जगह से उठाएगा दूसरी जगह रख देगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। समझिए कि दुर्बल होता है ये कौन, हैलाइड आयन। अगर इसके साथ कोई प्रबल क्षारक आ गया तो वो क्या करेगा, इसको क्या कर देता है, हटा देता है। क्यों हटा देता है, क्योंकि वो प्रबल है और ये क्या है, दुर्बल है। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं एल्किल हैलाइड बहुत अभिक्रियाशील होते हैं। क्यों, ये तीनों रीजन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बढ़ते हैं आगे की तरफ। दोस्तों जैसा कि हम पढ़ रहे हैं रासायनिक गुण, किसके रासायनिक गुण, एल्किल हैलाइड के। जब एल्किल हैलाइड के हमने अभी केवल पहला रासायनिक गुण पढ़ा है, अब इसके हम आगे के रासायनिक गुण भी पढ़ते हैं। आइए दोस्तों इसको हटाते हैं और देखते हैं अगले रासायनिक गुण। सो दोस्तों बढ़ते हैं एल्किल हैलाइड के अगले रासायनिक गुण की तरफ, जिसमें अगला रासायनिक गुण हमने लिया है एमिनो अपघटन। क्या होता है एमिनो अपघटन और कैसे होगा। एल्किल हैलाइड की बात कर रहे हैं दोस्तों, हमने कल भी बताया था, आज भी बता रहे हैं, जहां पर हम R करके कोई रिएक्शन लिखते हैं उसको आप एज अ फॉर्मूला मानेंगे, ठीक है। उस फॉर्मूले से आप कई सारी रिएक्शंस को कर सकते हैं। अब जरा समझने की कोशिश करेंगे। हमने कहा एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुण को आपको पढ़ना है, तो इसका मतलब एल्किल हैलाइड जो होगा वो किसी न किसी चीज से रिएक्शन करेगा, तभी तो आगे का काम होगा। चलिए हम यहाँ पर एल्किल हैलाइड ले लिए, एल्किल हैलाइड क्या ले लिया, RX। अब यहां पर R वाली रिएक्शन आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये एक तरीके से फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूले से एल्किल समूह, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, एल्किल हमने क्या बोला, एल्केन पढ़ रहे हैं कि नहीं, एल्केन का मतलब सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होंगे। अब इस एल्किल की जगह आप मेथिल ले सकते हैं, प्रोपिल ले सकते हैं, ब्यूटिल ले सकते हैं, पेंटिल ले लीजिए, हेक्सिल ले लीजिए, जो आपकी इच्छा हो वो आप ले सकते हैं। इसका एक एग्जांपल भी हम आपको दिखा देंगे। तो एमिनो अपघटन हमको कराना है, कैसे होगा, एमिनो अपघटन कराने के लिए हमको क्या कराना पड़ेगा, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करानी पड़ेगी, किसके साथ, अमोनिया के साथ। चलिए जब ये अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा तो एक्चुअल में होगा क्या, आइए दोस्तों इसको देखते हैं। तो दोस्तों जब एल्किल हैलाइड अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा तो कुछ इस तरीके से रिएक्शन होगा, RNH2H। जरा समझने की कोशिश करिए, R लिखा था हमने, R लिख दिया, NH3 था, H कितने हैं, 3 है, हमने लिखा NH2 into H, ठीक है, H2HX लिख दिया। ये है तो NH3 ही है कि नहीं है, एक तरीके से जरा ध्यान से देखिए, NH3 लिखा है कि नहीं। उसके बाद R के बाद क्या लिखा था, X लिखा था, हमने लिख दिया, नो प्रॉब्लम, ठीक है। यही क्या है, एमिनो अपघटन। अब इसके आगे क्या होगा, ये रिएक्शन करेगा RNH2HX, ठीक है। ये जो यहां पर बना हुआ है ये फिर से रिएक्शन करेगा किसके साथ, अमोनिया के साथ। NH3 का मतलब क्या होता है,
अमोनिया होता है, सिंपल सी बात है। जब ये फिर से इसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा सर, यहां से आपको मिल जाएगा RNH2। क्या मिल जाएगा? RNH2 मिल गया। अब बचा क्या आपके पास? HX बचा, NH3 बचा, प्लस आपको क्या मिल जाएगा? N। 3H यहां है, 1H यहां है, इसका मतलब H कितने हो गए? 4, और साथ में क्या आ गया? X आ गया। इसका मतलब यहां से आपको क्या मिला? एल्किल एमीन मिल गया। क्या मिला? एल्किल एमीन मिल गया। और NH4X का मतलब क्या होता है? NH4 का मतलब क्या होता है? अमोनियम, और X का मतलब क्या हो जाएगा? हैलाइड। इसका मतलब आपको यहां से क्या मिला? अमोनियम हैलाइड मिल जाता है और एल्किल एमीन मिल जाता है। उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। ध्यान क्या रखना है, जब एल्किल हैलाइड अमोनिया के साथ अभिक्रिया करता है तो अमोनिया जो होता है वो कुछ इस तरीके से अपघटित हो जाता है। ठीक है, जब ये अपघटित होगा, अपघटित होने के बाद ये अगर फिर से अमोनिया से रिएक्शन कर जाएगा तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा सर? यहां से आपको मिल जाएगा एल्किल एमीन मिल जाएगा, और वहां पर क्या मिल जाएगा? अमोनियम हैलाइड। सो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये रिएक्शन आपको समझ में आई होगी। अब इस फॉर्मूले का एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, अब इस एक एग्जांपल देख लेते हैं, इसी पर बेस। सिंपल सी बात है। अब हम R की जगह क्या ले लें? मेथिल ले लें कि एथिल ले लें कि प्रोपिल ले लें कि ब्यूटिल ले लें? चलिए हम क्या ले लेते हैं? मेथिल ले लेते हैं। सिंपल सा सबसे पहला ले लेते हैं, मेथिल ले लेते हैं अगर, तो यहां से हम R की जगह हमने क्या लगाया? CH3 लगा दिया। अब X की जगह हम क्या ले लें? X की जगह हम क्या क्या ले सकते हैं? Cl ले सकते हैं, Br ले सकते हैं, I ले सकते हैं। ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। अब हमने यहां पर क्या ले लिया? चलिए Br ले लेते हैं, नो प्रॉब्लम। अब यहां से आपको क्या मिलेगा? Br या Cl ले लेते हैं। चलिए Cl ले लेते हैं यहां पर। अब इसकी रिएक्शन हमने किससे कराया? NH3 से। जब NH3 से रिएक्शन कराया, फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, सबसे पहले R लिखते हैं, तो R हमने क्या लिया? CH3 लिया था, नो प्रॉब्लम। अब ये जो अमोनिया होता है सर, वो कुछ इस तरीके से अपघटित हो जाता है, NH2 into H। अब उसके बाद X लिखते हैं, X की जगह हमने क्या लिया? Cl लिया, नो प्रॉब्लम। कुछ इसी तरीके से तो बन गया कि नहीं बन गया? बिल्कुल। अब फिर क्या करते हैं सर, ये जो बनता है यहाँ पर, इसको फिर यहाँ लिखते हैं। इसका मतलब हमने क्या लिखा? CH3 लिखा, NH2 लिखा, इंटू H लिखा, इंटू Cl लिखा। लिख दिया कि नहीं लिख दिया? प्लस ये फिर से रिएक्शन करेगा किसके साथ? NH3 के साथ। फिर क्या बनाएगा? आपको क्या पता है सर, यहाँ से RNH2 अलग हो जाता है। R की जगह आपने क्या लिया था? CH3 लिया था, यहाँ क्या था? NH2 था, ये आपको मिल गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं फिर क्या होता है सर? NH3 होता है NH, यहाँ पर 3H हैं, 1H यहाँ से आ जाएगा, टोटल H कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। और NH4 के साथ क्या लगाते हैं? X, और X की जगह हमने क्या लिया था? Cl लिया था। अब दोस्तों जरा देखिए, यहाँ से आपको क्या मिला? ये क्या होता है? CH3 का मतलब क्या होता है? हमने बताया था, CH3 का मतलब होता है मेथिल, और NH2 का मतलब क्या होता है? एमीन। यानी यहां से आपको क्या मिला? मेथिल एमीन मिल गया, मेथिल एमीन। ठीक है दोस्तों, और यहां से आपको क्या मिल गया? अमोनियम क्लोराइड मिल गया। अगर आप Br ले लेते तो अमोनियम ब्रोमाइड मिल जाता, अगर आप आयोडाइड ले लेते तो अमोनियम आयोडाइड मिल जाता। सिंपल सी बात है, फॉर्मूला अगर ध्यान है तो रिएक्शन कोई भी हो आप आसानी से कर ले जाएंगे। जब हमने मेथिल लिया तो हमको मेथिल एमीन मिला। अगर हम एथिल ले लेते, एथिल की जगह हम क्या लेते? C2H5 ले लेते या CH3CH2 ले लेते, तब आपको क्या मिल जाता? CH3CH2NH2, तो वो क्या हो जाता? एथिल एमीन हो जाता। अगर प्रोपिल लेना था तो प्रोपिल ले सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, एल्किल एमीन का मतलब क्या होता है? जैसा आप एल्किल ग्रुप लेंगे वैसी आपको एमीन मिल जाएगी। ठीक है, जैसा आप हैलाइड लेंगे वैसा आपको अमोनियम हैलाइड मिल जाएगा। सो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो दोस्तों बात करते हैं अभिक्रियाशीलता का क्रम। जो हैलाइड हम लेते हैं उसमें अभिक्रियाशीलता का क्रम क्या होगा, इसकी हम बात करेंगे। अब कौन सा हैलोजन जो होगा वो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील होगा, कौन सा हैलोजन उससे कम होगा, कौन सा उससे कम, कौन सा सबसे कम होगा। सो दोस्तों एक क्रम ध्यान रखेंगे। जैसे जब हम हैलोजन लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन,
ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन, कुछ यही तो लिखते थे जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते थे। और हमने कई बार बताया है जो एस्टेटिन होता है वो आपका हैलोजन नहीं होता है। जब एस्टेटिन आपका हैलोजन नहीं होता इसका मतलब ये क्या होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। बचे हुए ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं सर, आपको पता है ये सारे के सारे क्या होते हैं, हैलोजन होते हैं। हैलोजन को हम किससे लिखते हैं, एक्स से लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। फिर हमने हेलोएल्केन और हेलोएरिन में क्या बताया सर, फ्लोरीन रिएक्शन नहीं करता। इसका मतलब हमको ये देखना पड़ेगा कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में कौन सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है। सो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अभिक्रियाशीलता का क्रम ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, बढ़ता है। ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। यहां पर लिख लेते हैं अभिक्रियाशीलता का क्रम। अभिक्रियाशीलता का क्रम क्या होता है सर, जब आप ऊपर से नीचे आते हैं तो अभिक्रियाशीलता का क्रम बढ़ता है। इसका मतलब जब आप ऊपर से नीचे आएंगे तो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन होगा, हैलोजन। आंसर क्या होगा सर, आयोडीन। यानी आयोडीन सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील होता है। अगर नीचे से ऊपर जाएंगे तो घटेगा कि नहीं घटेगा, बिल्कुल घटेगा। आयोडीन सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील, उससे कम कौन होगा, ब्रोमीन होगा, उससे कम कौन होगा, क्लोरीन होगा। अगर क्लोरीन से भी कम अभिक्रियाशील देखा जाए तो कौन हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा। इसीलिए क्योंकि ये कम अभिक्रियाशील होता है इसीलिए ये रिएक्शन नहीं करता है। अब आपको आंसर समझ में आ गया होगा, सिंपल सी बात है। या आप ऐसे चलिए सर, सबसे कम क्लोरीन अभिक्रियाशील, उससे ज्यादा ब्रोमीन, उससे ज्यादा आयोडीन। चलिए अभिक्रियाशीलता का क्रम हमने क्या बताया सर, आयोडीन जो होती है वो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील होती है। और जब ज्यादा दिखाना होता है तो जो बड़ा होता है उसी की तरफ तो मुंह खुला होता है। आयोडीन के बाद आ जाएगा आपका ब्रोमीन, उसके बाद कौन सा आ जाएगा आपका क्लोरीन, उसके बाद अगर ध्यान से देखिए तो फिर क्या आ जाएगा, फ्लोरीन आ जाएगा। फ्लोरीन का मतलब क्या हुआ सर, ये सबसे कम अभिक्रियाशील हुआ, ये उससे ज्यादा, ये उससे ज्यादा, ये सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील। या ऐसा समझ सकते हैं, ये सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील, इससे कम ब्रोमीन, इससे कम क्लोरीन और सबसे कम क्या हुआ, फ्लोरीन हो गया। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं अभिक्रियाशीलता का क्रम आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगली रिएक्शन की तरफ। चूंकि हम क्या कर रहे हैं, एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुणों को पढ़ रहे हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज चल रही है। जितनी भी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं उन सभी चीजों के आपको हैंड रिटेन नोट्स मिल जाते हैं। और जैसा सभी को पता रहता है वो हैंड रिटेन नोट्स आपको कहाँ मिलते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दिया जाता है। लिंक पर क्लिक करते हैं, पीडीएफ को डाउनलोड करते हैं और नोट से पढ़ाई जरूर करते हैं। ये सारी रिएक्शन, जितना भी थ्योरी हम यहाँ पर बताते हैं, जो भी चीजें आपको समझाते हैं, आप एक बार नोट्स पर क्लिक करिए, फिर उसको पढ़ने की कोशिश करिए। देखिए सारी चीजें आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगी। यहां से वीडियो से देखते रहेंगे और नोट से भी पढ़ते रहेंगे। सो दोस्तों हम उम्मीद पूरी करते हैं कि आप लोग नोट से पढ़ाई बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे और अपनी पढ़ाई को और अच्छा बना सकते हैं। सो दोस्तों बढ़ते हैं आगे की तरफ। जैसा कि हम एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुणों पर बात कर रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहले यह देखा था कि एल्किल हैलाइड सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील होता है। क्यों, उसका रीजन समझ लिया। फिर हमने क्या देखा सर, जो एल्किल हैलाइड होता है उसका एमिनो अपघटन कैसे किया जाएगा, ये हमने देख लिया। फिर हमने ये देखा कि सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन होता है, इसके बारे में हमको पता चल गया कि सर आयोडीन। क्वेश्चन आ जाता है कई बार, कहेगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में अभिक्रियाशीलता का बढ़ता हुआ क्रम लिखिए। या आंसर क्वेश्चन आ जाएगा इनमें अभिक्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम लिखिए। तो क्रम आपको ध्यान होना चाहिए। अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो अभिक्रियाशीलता का क्रम कैसा होगा, बढ़ता हुआ होगा। और अगर आप नीचे से ऊपर गए तो अभिक्रियाशीलता का क्रम क्या हो जाएगा, घटता हुआ क्रम हो जाएगा। यानी अगर आप ऊपर से नीचे आएंगे तो अभिक्रियाशीलता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और अगर नीचे से ऊपर जाएंगे तो अभिक्रियाशीलता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ सर, आयोडीन सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील होता है और फ्लोरीन सबसे कम अभिक्रियाशील होता है। सो दोस्तों बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट अब हम रिएक्शन कराने जा रहे हैं एल्किल हैलाइड की पोटेशियम साइनाइड के साथ।
किसके साथ रिएक्शन करा दे? पोटेशियम साइनाइड के साथ। कौन रिएक्शन करेगा? सर एल्किल हैलाइड। चलिए इसको हटाते हैं पहले। जैसा कि हमने बताया जितनी भी हम R वाली रिएक्शन लेते हैं वो सारी की सारी आपकी क्या होती हैं? एक तरीके से फॉर्मूले की तरह वर्क करती हैं। इस पर भी आप चाहें तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं सर, एक तरीके से आप स्टार बना सकते हैं। ठीक है, जब एल्किल हैलाइड पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो आपको मिलेगा क्या? सर ध्यान रखिएगा, ये जो X होता है ये पोटेशियम के साथ क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है। इसका मतलब पोटेशियम के साथ X बाहर होगा तो KX बाहर हो जाएगा कि नहीं? अब बचा क्या आपके पास? R बचा। R हमने लिख दिया, और ये जो CN होता है वो R के साथ जुड़ जाता है, यानी यहां से आपको क्या मिल जाएगा? CN का मतलब क्या होता है? साइनाइड, और R का मतलब क्या होता है? एल्किल। यहां से आपको क्या मिल जाएगा सर? इसका नाम होता है एल्किल साइनाइड। एल्किल साइनाइड, और इसका नाम क्या हो जाएगा सर? पोटेशियम हैलाइड। अब जो हैलोजन आप लेंगे तो उस तरीके से अगर आपने क्लोरीन लिया तो पोटेशियम क्लोराइड हो जाएगा, अगर आयोडीन लिया तो पोटेशियम आयोडाइड हो जाएगा। और जिस तरीके से आप साइनाइड ले रहे हैं किसके साथ? ये पोटेशियम के साथ साइनाइड लगा हुआ है, तो यहां पर नाम क्या हो जाएगा इसका? पोटेशियम साइनाइड। किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड पोटेशियम साइनाइड के साथ अभिक्रिया करने पर क्या देता है? एल्किल साइनाइड देता है। अब दोस्तों इसका भी एग्जांपल समझ लेते हैं, ध्यान रखिएगा इसका एग्जांपल चलिए एल्किल की जगह हम क्या ले लेते हैं? इस बार हम C2H5 ले लेते हैं। चलिए CH3 हमने कई बार ले लिया है, इस बार C2H5 ले लेते हैं, और X की जगह चलिए आयोडाइड ले लेते हैं। ठीक है, आप कहेंगे कई बार सर आपने Cl लिया, आयोडाइड नहीं लिया, ब्रोमाइड नहीं लिया, जो इच्छा है वो आप ले लीजिए। अब हम इसकी रिएक्शन किसके साथ अगर करा दें? अगर KCN के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा? सर हमको पता है ये जो K है इस हैलोजन के साथ क्या हो जाता है? बाहर, यानी K के साथ आयोडाइड बाहर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल। और R के साथ क्या जुड़ जाता है सर? CN, और R आपने कौन सा लिया है? C2H5 लिया है, इसके साथ क्या जुड़ जाएगा? CN जुड़ जाएगा। अब इसका नाम क्या होगा सर? इसको क्या बोलते हैं? एथिल, और साइनाइड के साथ लगा हुआ तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथिल साइनाइड। और इसको क्या बोलेंगे? पोटेशियम आयोडाइड। यहां पर क्या बोल सकते हैं इसको? एथिल आयोडाइड, यानी एथिल आयोडाइड पोटेशियम साइनाइड से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? एथिल साइनाइड और पोटेशियम आयोडाइड देता है। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये रिएक्शन भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। हटाते हैं इसको और बढ़ते हैं अगले रासायनिक गुणों की तरफ। सो दोस्तों बढ़ते हैं आगे की तरफ। हमने यहाँ पर दो रिएक्शन लिखी हुई हैं, जैसा कि हम एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुणों पर पढ़ रहे हैं। तो पहला रासायनिक गुण हमने देखा, दूसरा देखा, तीसरा देखा, चौथा देखा, पांचवें रासायनिक गुण पर आते हैं। नाम है विलियम संश्लेषण अभिक्रिया। दोस्तों ये नेम्ड रिएक्शन है, ये सारी की सारी रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कई बार इस तरीके की रिएक्शन डायरेक्ट नाम के साथ आती हैं कि आप ये वाली अभिक्रिया करिए, या कई बार खाली अभिक्रिया दी जाती है और आपको पता करना होता है कि ये कौन सी अभिक्रिया है। इसका मतलब जब तक आप अभिक्रिया पूरी अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको चीजें क्लियर नहीं होंगी। सो दोस्तों बात करते हैं विलियम संश्लेषण अभिक्रिया आखिरकार कैसे की जाती है। सो ध्यान क्या रखेंगे, इसमें भी हम एक फॉर्मूला बताएंगे आपको। फॉर्मूला क्या ध्यान रखना है सर? जब एल्किल हैलाइड रिएक्शन करता है किसके साथ? सोडियम एल्कोक्साइड। नाम ध्यान रखेंगे, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा। इसका मतलब वो कैसे होगा? RONA, नहीं एक सेकेंड, NaOR-। किसके साथ? NaOR-। इसको बोलते हैं क्या? सोडियम एल्कोक्साइड। एल्कोक्साइड, ठीक है। विलियम संश्लेषण अभिक्रिया क्या कहती है? वो कहती है जब एल्किल हैलाइड सोडियम एल्कोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो आपको क्या देगा? ध्यान क्या रखिएगा, विलियम संश्लेषण अभिक्रिया कहती है जब एल्किल हैलाइड सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो आपको मिलेगा ईथर। क्या मिलेगा? ईथर। ईथर कैसे मिलेगा? R था, R लिख दिया। यहां से Na के साथ X क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा, यानी यहां से आपको क्या मिल जाएगा? NaX मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम। अब R के बाद बचा क्या? O बचा, O लिख दिया हमने यहाँ पर। और बचा क्या? R डैश बचा, R डैश लिख दिया। इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं?
ईथर कहते हैं। सभी लोगों ने पढ़ा होगा, इसको क्या कहते हैं, ईथर ही तो कहते हैं। सिंपल सी बात है, सोडियम एल्कोक्साइड। अब यहाँ पर R डैश का मतलब क्या होता है, R डैश का मतलब एल्किल ग्रुप आपको ऐसे लेने हैं, यहाँ पर एल्किल ग्रुप दूसरा होना चाहिए, और R डैश का मतलब यहाँ पर भी एल्किल ग्रुप क्या होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए। आप चाहें तो समान भी ले सकते हैं, लेकिन R डैश का मतलब यहाँ पर हमने इस तरीके से दिखाया है कि ये एल्किल ग्रुप अलग है और ये वाला एल्किल ग्रुप अलग है। अगर दोनों समान ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, डाई एथिल ईथर हो जाएगा। सिंपल सी बात है, या डाई एल्किल ईथर हो जाएगा। इसका अगर एग्जांपल देखेंगे तो कुछ इस तरीके से समझ में आएगा आपको। यहां हमने ले लिया CH3, ठीक है, X की जगह हमने ले लिया Cl, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए इस बार हम Br ले लेते हैं, Cl नहीं लेंगे, ठीक है। इस बार हमने क्या ले लिया, Br ले लिया। नेक्स्ट NaO, अब R डैश की जगह क्या ले ले, अब कौन सा एल्किल ग्रुप ले ले, तो हमने यहाँ पर एल्किल ग्रुप ले लिया C2H5 ले लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, इधर आते हैं। जब ये रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा सर, यहाँ पर R की जगह आपने CH3 लिया था, O लगाया, R डैश की जगह आपने क्या लिया, C2H5 ले लिया। देखिए ईथर बन गया कि नहीं बन गया, प्लस Na था, Na आ गया, और X की जगह आपने Br लिया था, वो Br बाहर हो गया। यानी यहां से आपको क्या मिला, सोडियम ब्रोमाइड, यहां पर क्या मिला, एथिल मेथिल ईथर, ठीक है। सो यहां से आपको क्या मिल गया, ईथर मिल गया। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं विलियम संश्लेषण अभिक्रिया आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। बढ़ते हैं अगली रिएक्शन की तरफ। सो दोस्तों हमारी अगली रिएक्शन क्या है, सिल्वर साइनाइड के साथ अभिक्रिया। दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैंने कई बार बोला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कैसे रिएक्शन होगा सर, एल्किल हाइलाइड रिएक्शन करेगा किसके साथ, सिल्वर साइनाइड। सिल्वर साइनाइड का मतलब, सिल्वर का मतलब Ag और साइनाइड का मतलब Cl, यही तो आया, सिल्वर साइनाइड। इसके साथ जब RX रिएक्शन करेगा तो आपको क्या देगा, ध्यान दीजिएगा, यहां से X और Ag क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। यहां से क्या हुआ, AgX क्या हो गया, बाहर। अब आपके पास क्या बचा सर, R बचा, और यहां से क्या बचा, Cn बचा। लेकिन R के साथ डायरेक्ट Cn नहीं जोड़ेंगे, बल्कि यहां पर थोड़ा सा मामला उल्टा हो जाता है। Cn नहीं जुड़ता बल्कि क्या हो जाता है, Nc हो जाता है। अगर डायरेक्ट Cn जुड़ जाता तो उसको क्या बोल देते, एल्किल साइनाइड बोल देते। लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं एल्किल आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड। नाम ध्यान रखिएगा, अगर Cn डायरेक्ट जुड़ता है तो बोलते हैं साइनाइड, अगर Cn पलट जाता है तो उसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड। नाम बिल्कुल ध्यान रखेंगे, इसीलिए ये रिएक्शन आपकी क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसी तरीके की रिएक्शन हमने पिछली भी करी थी, लेकिन उसमें क्या था, उसमें R के साथ डायरेक्ट Cn जुड़ जाता था, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है, इसीलिए रिएक्शन आपके लिए क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। और दोस्तों जो हम अगली रिएक्शन कराने जा रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो दोस्तों ध्यान रखेंगे, आपने अच्छे से बने रहिए, तब तक पानी पी लीजिए। हम लिखते हैं रिएक्शन को और देखते हैं अगली रिएक्शन की तरफ। तो जैसा कि हमने बताया, जो हम अगली रिएक्शन कराएंगे वो आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट हो गए। जितने वेरी लगा सकते हैं उतने लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब सब लोग रिफ्रेश भी हो गए होंगे, ध्यान रखेंगे इस रिएक्शन को, क्योंकि ये रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। नाम क्या है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाम ध्यान रखेंगे, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दोस्तों ये सारी चीजें आपको हैंड रिटन नोट्स में मिलेंगी, लेकिन वो आपको फायदा तभी करेगा जब आप उसको पढ़ेंगे। जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक वहां पर कुछ भी नहीं होने वाला। आप वीडियो को देखिए, अच्छी बात है, वीडियो से भी समझ में आएगा, ऐसा नहीं है कुछ नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब आप नोट्स पढ़ेंगे तभी आपको चीजें बहुत ही अच्छे से क्लियर होंगी। सो दोस्तों यहां पर हमने क्या बोला, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बात करते हैं आखिरकार ये होता क्या है, क्या होती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होगा, एक चीज आएगी और दूसरी चीज वहां से हटेगी, वही तो प्रतिस्थापन होता है। यानी प्रतिस्थापन,
एक चीज का आना और दूसरी चीज का हटना क्या कहलाता है? प्रतिस्थापन। और किसके साथ होगा सर? ये नाभिक स्नेही। नाभिक स्नेही क्या होगा इसकी बात करेंगे। सो दोस्तों लिखा हुआ है वह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यानी ऐसी अभिक्रिया क्या होती है जिसमें आक्रमणकारी अभिकर्मक, कैसा अभिकर्मक होगा? आक्रमणकारी। अब आक्रमणकारी अभिकर्मक कौन कौन से होते हैं? जैसे OH माइनस आयन हो गया, CN माइनस आयन हो गया, ये सारे के सारे अभिकर्मक कैसे होते हैं? आक्रमणकारी। नाम ध्यान रखेंगे, OH माइनस यानी हाइड्रोक्साइड आयन हो गया, साइनाइड आयन हो गया, ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं? आक्रमणकारी अभिकर्मक होते हैं। ये कैसे हो जाते हैं? नाभिक स्नेही होता है। लिखा क्या है कि वह प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें आक्रमणकारी अभिकर्मक नाभिक स्नेही होता है। इसका मतलब ये जो OH माइनस है और जो CN माइनस है वो कैसा होता है? नाभिक स्नेही होता है। ध्यान रखेंगे, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में बताया गया सर जो आक्रमणकारी अभिकर्मक होते हैं वो कैसे होते हैं? नाम क्या है सर? वो नाभिक स्नेही होते हैं। अब ये नाभिक स्नेही कैसे होंगे? तो दोस्तों यहाँ पर हमने फिर से लिख लिया है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दोस्तों ध्यान रखेंगे ये अभिक्रिया दो प्रकार की होती हैं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। अब ये दो प्रकार की क्या होती हैं इनको हम लिख लेते हैं यहां पर। इसको हम लिखते हैं SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन। और दूसरी रिएक्शन कौन सी होती है सर? SN2 रिएक्शन। अभी आपको ये समझ में नहीं आया होगा सर ये SN1 क्या है, ये SN2 क्या है। चलिए इसका नाम लिख लेते हैं। तो यहां पर हमने दोनों के नाम लिख लिए हैं। SN1 का मतलब क्या होता है और SN2 का मतलब क्या होता है। जैसे हमने बोला नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में SN रिएक्शन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? SN रिएक्शन। SN का मतलब यानी N फॉर न्यूक्लियोफिलिक, S फॉर सब्स्टिट्यूशन और रिएक्शन। क्या बोला? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हमने क्या कहा सर? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, या तो वो SN1 रिएक्शन होगा या तो वो SN2 रिएक्शन होगा। अब इसका नाम क्या होगा? सो लिखा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर। कौन सा मॉलिक्यूलर? यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। और इसमें क्या लिखा है सर? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कौन सा मॉलिक्यूलर? बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। अब यूनि का मतलब क्या होगा और बाई का मतलब क्या होगा? सर यूनि मॉलिक्यूलर का मतलब होता है उसमें कितना मॉलिक्यूल लिया जाएगा? एक मॉलिक्यूल लिया जाएगा। और बाई मॉलिक्यूलर का मतलब क्या होता है? उसमें कितने मॉलिक्यूल लिए जाएंगे? दो मॉलिक्यूल लिए जाएंगे। चूंकि यहां पर 1 लिखा हुआ है इसीलिए यहां पर क्या जुड़ गया? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या जुड़ गया? यूनिमॉलिक्यूलर जुड़ गया। और यहां पर 2 लिखा हुआ है इसीलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में बाई मॉलिक्यूलर जुड़ गया। दोस्तों डिफरेंस ध्यान रखेंगे, जहां पर 1 लिखा होगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या जुड़ जाएगा? यूनिमॉलिक्यूलर जुड़ जाएगा। और अगर 2 लिखा होगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या जुड़ जाएगा? बाई मॉलिक्यूलर। इसका मतलब क्या होगा? जहां पर एक अणु यानी एक आक्रमणकारी, या इस तरीके से दूसरी तरीके से भी समझ सकते हैं, इसको दूसरी तरीके से भी समझ सकते हैं, जिसमें एक अणु भाग लेता है, ऐसे समझिए, ध्यान से समझिएगा, या इसको जब नोट्स पढ़ेंगे तो भी आपको क्लियर हो जाएगा। जिसमें एक अणु भाग लेता है वो यूनिमॉलिक्यूलर होता है, और जिसमें 2 अणु भाग लेते हैं वो बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन होता है। अब यूनिमॉलिक्यूलर और बाई मॉलिक्यूलर हम जानेंगे कैसे? तो हमने पढ़ा था सर एल्किल हैलाइड जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। हमने पढ़े थे कि नहीं? प्राइमरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड और टर्सरी एल्किल हैलाइड। अब हमको ये देखना है सर ये SN1 रिएक्शन कौन सा हैलाइड देगा और SN2 रिएक्शन कौन सा एल्किल हैलाइड देगा। तो नाम ध्यान रखेंगे सर, जो आपका टर्सरी एल्किल हैलाइड होता है वो आपकी SN1 रिएक्शन देता है, और जो आपका प्राइमरी एल्किल हैलाइड होता है और जो सेकेंडरी एल्किल हैलाइड होता है
वो आपकी SN2 रिएक्शन देता है। आप ऐसे ध्यान रखिए कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती हैं, जिसमें आक्रमणकारी अभिकर्मक कैसा होता है, नाभिक स्नेही होता है। और आक्रमणकारी अभिकर्मक का मतलब या तो उसमें OH माइनस आयन होगा या साइनाइड आयन होगा। ये कैसे हो जाते हैं आक्रमणकारी, ये कैसे होते हैं नाभिक स्नेही, यानी ये अट्रैक्ट हो जाते हैं बहुत जल्दी। ठीक है, नाभिक स्नेही का मतलब ये कार्बन परमाणु के साथ बहुत ही जल्दी क्या होने लगते हैं, अट्रैक्ट होने लगते हैं। जब ये अट्रैक्ट होंगे तो होगा क्या, तो दो तरीके की रिएक्शन होगी। तो हमको क्या पता है सर, पहली रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर। यूनिमोलिकुलर का मतलब जिसमें एक मॉलिक्यूल होगा, आप ऐसा समझ सकते हैं। या आप ऐसा समझिए सर, जो टर्सरी एल्किल हैलाइड होता है वो SN1 रिएक्शन देता है या यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। और यहां से आप क्या समझ सकते हैं सर, जहां पर दो अणु भाग लेते हैं वो क्या होती हैं, बाई मॉलिक्यूलर होती है। या आप ऐसा समझ सकते हैं सर, जो प्राइमरी और सेकेंडरी आपका एल्किल हैलाइड होता है वो SN2 रिएक्शन को देता है। अब बात करते हैं, चलिए यहीं पर समझ लेते हैं टर्सरी एल्किल हैलाइड के बारे में। आपने पढ़ा है टर्सरी एल्किल हैलाइड हम कैसे लिखते थे, C लिखते थे, यहाँ पर हैलाइड बनाते थे, यहाँ पर C लिखते थे, यहाँ पर C लिखते थे, यहाँ पर C लिखते थे, यही तो टर्सरी होता था। हमने क्या बताया था कि ऐसा कार्बन जिससे डायरेक्ट 3 कार्बन जुड़े हों वो क्या होता है, टर्सरी होगा। कैसे होगा, और हमने ये भी बताया था कि टर्सरी का मतलब ये होता है जहां से डायरेक्ट 3 कार्बन जुड़े हों। अब जरा इसको बंद करिए, चलिए इसको हम अगर बंद करते हैं तो इस कार्बन से देखिए जरा 3 कार्बन जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। तो आंसर क्या होगा सर, इस कार्बन परमाणु से 3 कार्बन परमाणु जुड़े हुए हैं। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, टर्सरी एल्किल हैलाइड कहते हैं। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं, टर्सरी एल्किल हैलाइड का मतलब होता है ऐसा हैलाइड जो कार्बन संख्या 3 पर जुड़ा हो या तीसरे कार्बन के साथ जुड़ा होना चाहिए, वो क्या कहलाता है, टर्सरी एल्किल हैलाइड कहलाता है। जो टर्सरी एल्किल हैलाइड हमने कुछ इस तरीके से ले लिया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, वैलेंसी पूरी कर लेते हैं, तो यहाँ पर CH3 लगा दिया, यहाँ पर भी CH3 लगा दिया। ठीक है, अब ये किसके साथ रिएक्शन करेगा सर, आक्रमणकारी अभिकर्मक के साथ। चलिए इसकी रिएक्शन हम करा देते हैं आक्रमणकारी अभिकर्मक के साथ। आक्रमणकारी अभिकर्मक हमने कौन सा बताया, OH बताया। चलिए OH किसके साथ हमने ले लिया, Na के साथ ले लिया, नो प्रॉब्लम। अब ये क्या होगा, जब ये रिएक्शन करेगा तो हमने क्या कहा, ये कैसा हो जाता है, नाभिक स्नेही। इसका मतलब इसका जो OH होगा वो बहुत ही जल्दी कार्बन के साथ अट्रैक्ट होने लगेगा। क्यों होगा, हमने क्या कहा कि जो हैलाइड होता है उस पर क्या होता है, निगेटिव आयन होता है कि नहीं होता है। क्यों निगेटिव आयन होगा, क्योंकि ये जो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करता है, आकर्षित करता है। जब ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करेगा तो इस पर आ जाएगा निगेटिव आयन। ठीक है, जब ये आकर्षित कर रहा है तो कार्बन पर कौन सा आयन आ जाएगा, पॉजिटिव आयन आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अब NaOH में क्या पता है सर, आपको पता है Na पर प्लस आयन होता है, OH पर माइनस आयन। अब ये OH इसके पास अट्रैक्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि प्लस और माइनस क्या होते हैं, अट्रैक्शन होता है उसमें कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। ये OH माइनस है, OH पर यहाँ पर माइनस आयन है, ये माइनस वाला इस प्लस से अट्रैक्ट होगा तो ये OH यहाँ पर जुड़ जाएगा और ये हैलाइड क्या हो जाएगा, हैलाइड बाहर हो जाएगा। क्यों बाहर हुआ, क्योंकि इस पर निगेटिव आवेश आ गया और ये निगेटिव वाला किसके साथ चला जाएगा, प्लस वाले के साथ। चलिए देखते हैं इसको क्या बनेगा। यहाँ पर सर यहाँ से C बना, CH3 C, यहाँ पर क्या जुड़ गया सर, OH जुड़ गया, ऊपर क्या था, CH3 था, यहाँ क्या था, CH3 था, प्लस क्या आ गया सर, Na आया। और हैलाइड हमने कौन सा लिया है, हैलाइड अभी हमको कंफर्म नहीं है कौन सा लिया। आप Cl ले सकते हैं, Br ले सकते हैं, I ले सकते हैं, जो आपकी इच्छा है वो आप ले लीजिए। ध्यान क्या रखना है, यही आपकी जो रिएक्शन है ये कौन सी रिएक्शन है, SN1 रिएक्शन। हमने क्या कहा सर, जो टर्सरी एल्किल हैलाइड होते हैं वो SN1 रिएक्शन देते हैं। सिंपल सी बात है, जो OH माइनस आयन होते हैं आक्रमणकारी या विकर्मक होते हैं, ये बहुत ही जल्दी क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। ये जैसे ही अट्रैक्ट होगा, और अट्रैक्ट कब होगा, जब ये हैलाइड क्या करेगा, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। जैसे ही इसने आकर्षित किया तुरंत इससे जो इलेक्ट्रॉन होगा वो हल्का सा इधर जाएगा, तो इस पर कौन सा आवेश आ जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा, और इस पर धनावेश रहेगा। जब ये धनावेश रहेगा, यहाँ ऋणावेश रहेगा, ये ऋणावेश Na के साथ मिलके NaX बना देगा और ये OH माइनस आयन पॉजिटिव के पास चला जाएगा और इसके साथ यहाँ पर OH
जुड़ जाएगा। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं SN1 रिएक्शन आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब बढ़ते हैं SN2 रिएक्शन की तरफ। तो दोस्तों जैसा कि हमने SN1 रिएक्शन को बहुत ही अच्छे से समझ लिया, हमने बताया कि SN1 रिएक्शन टर्सरी एल्किल हैलाइड देते हैं और SN2 रिएक्शन कौन देता है सर? प्राइमरी देता है और सेकेंडरी देता है। आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए। चलिए हम प्राइमरी का एग्जांपल ले लेते हैं सेकेंडरी रिएक्शन कराने के लिए। या एक सेकेंड, यहां से आप समझिए, इसको इस तरीके से हम एरो से दिखा देते हैं, ठीक है। अब जो हम रिएक्शन कराने वाले हैं वो SN2 रिएक्शन आपको कराएंगे। और SN2 रिएक्शन हमने बताया जो आपका प्राइमरी एल्किल हैलाइड होता है और जो सेकेंडरी एल्किल हैलाइड होता है ये आपकी SN2 रिएक्शन को देता है। अब कोई दिक्कत नहीं है, हमने क्या लिया यहाँ पर? प्राइमरी एल्किल हैलाइड में हम ले लेते हैं, चलिए CH3Cl, यही तो प्राइमरी एल्किल हैलाइड है। प्राइमरी एल्किल हैलाइड में आपसे क्या बताया था कि नंबर ऑफ कार्बन क्या होना चाहिए? पहला कार्बन होना चाहिए। ऐसा हैलाइड या हैलोजन जो पहले कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हो वो क्या कहलाएगा? प्राइमरी एल्किल हैलाइड। दूसरे कार्बन के साथ जुड़ा होता है तो क्या कहलाता है? सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। और अगर तीसरे कार्बन के साथ जुड़ा होता है तो क्या कहलाता है? टर्सरी एल्किल हैलाइड। सो दोस्तों यहाँ पर ये कार्बन क्या हुआ? ये हैलोजन जो है वो पहले कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए क्या है? ये प्राइमरी एल्किल हैलाइड। किसके साथ रिएक्शन करेगा? वही आक्रमणकारी अभिकर्मक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आक्रमणकारी अभिकर्मक आपकी इच्छा है NaOH के साथ ले लीजिए, या अगर आपकी डायरेक्ट इच्छा है तो हम इसको डायरेक्ट OH माइनस से भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। हमने क्या ले लिया? OH माइनस ले लिया। अब हमको क्या पता है सर? ये जो Cl होगा यहां पर जो बॉन्ड होगा कार्बन के साथ, या आप इसको कुछ इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, ये सब चीजें अंडरस्टूड हो जाती हैं, ठीक है। अब देखिए जरा, ये जो Cl होगा, ये जो बॉन्ड बना है इस वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा? आकर्षित करेगा। जब इस वाले इलेक्ट्रॉन को Cl अपनी तरफ आकर्षित करेगा तो इस पर क्या आ जाएगा? माइनस का आवेश आ जाएगा। जब इस पर माइनस आया, चूंकि यहां से इलेक्ट्रॉन उधर आकर्षित हुआ है तो जितना माइनस का आवेश Cl पर आएगा उतना ही यहां पर प्लस का आवेश किस पर आ जाएगा? कार्बन पर आ जाएगा। और इसीलिए इसको कार्बोधनायन भी बोलते हैं। तो यहां पर क्या आ गया? कार्बन पर प्लस का आयन हो गया। अब ये Cl का माइनस का आयन क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है। चलिए यहां से Cl माइनस आयन हम बाहर दिखा सकते हैं, यानी Cl माइनस आयन क्या हो गया? यहां से हट गया। और प्रतिस्थापन का मतलब ही होता है कि एक जाएगा दूसरा आएगा। तो यहां से क्या हुआ? ये वाला गया और दूसरा वाला क्या हो गया? यहां पर आ गया। अब चूंकि यहां पर प्लस है और यहां पर क्या है? माइनस है, तो इसीलिए प्लस और माइनस अट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहां पर क्या बनाएगा सर? C बनाएगा। यहां पर जहां Cl लगा था वहां क्या हो जाएगा? OH लग जाएगा। और जिस तरीके से हाइड्रोजन थे, हाइड्रोजन उसी तरीके से रहेंगे। अब ये क्या हो गया सर? ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। क्या हुआ? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यानी कौन अट्रैक्ट होगा, कौन वहां से प्रतिस्थापित होगा, ये हमने देखा। ये कितने माध्यम से देखा? दो माध्यम से, या तो SN1 रिएक्शन होगा या तो SN2 रिएक्शन होगा। SN1 रिएक्शन कौन देता है? केवल और केवल टर्सरी एल्किल हैलाइड SN1 रिएक्शन देते हैं। बल्कि प्राइमरी और सेकेंडरी एल्किल हैलाइड कौन सी रिएक्शन देते हैं दोस्तों? ध्यान रखिएगा, SN2 रिएक्शन। SN1 का मतलब होता है यूनिमोलिकुलर और SN2 का मतलब होता है बाईमोलिकुलर। और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है आपको समझ में आया होगा। SN1 रिएक्शन क्या होता है समझ में आ गया होगा, और SN2 रिएक्शन क्या होता है समझ में आ गया होगा। दोस्तों इसका पूरा डिटेल नोट आपको नोट्स में दिया गया है, आप उसको जरूर पढ़ेंगे। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। इतना तो हमने यहाँ पर लिख लिया और सारी रिएक्शन के माध्यम से, इनको एग्जाम्पल के माध्यम से भी हमने इन चीजों को समझ लिया है। अब बात करते हैं, क्वेश्चन पेपर में कई बार डायरेक्ट आ जाता है सर SN1 रिएक्शन क्या होती है इसके बारे में बताइए। कई बार आ जाता है सर SN2 रिएक्शन क्या होती है इसके बारे में बताइए। अब तो हम लोग बता ले जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं कुछ और। सो दोस्तों अभी तक हमने ये देखा कि एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुण क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ा। एल्किल हैलाइड के भौतिक गुण क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ा। अब पढ़ते हैं कुछ और नए टॉपिक के बारे में। नया टॉपिक हमारा है नाभिक स्नेहिता। क्या है? नाभिक स्नेहिता। इसको हम क्या कहते हैं? नाभिक स्नेहिता का मतलब क्या होता है? लिखा है नाभिक स्नेही की
किसी सबस्ट्रेट के साथ कार्बन परमाणु के साथ बंध बनाने की क्षमता नाभिक स्नेहिता कहलाती है। सिंपल सी बात है, समझिए, नाभिक स्नेही की, यानी कोई ना कोई इसमें क्या होना चाहिए, नाभिक स्नेही होना चाहिए। नाभिक स्नेही जो होता है वो किसी सबस्ट्रेट के साथ क्या होता है, कार्बन परमाणु के साथ बंध बनाता है, और जो बंध बनाने की क्षमता जो होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, नाभिक स्नेहिता कहते हैं। कोई ना कोई नाभिक स्नेही है, वो किसी कार्बन परमाणु के साथ क्या करेगा, बंध बनाएगा। बंध बनाने की जो क्षमता होती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, नाभिक स्नेहिता कहते हैं। चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं हैलोजन के लिए, तो हमको यह देखना होगा कि हैलोजन में नाभिक स्नेहिता का क्रम क्या होता है। जो हैलोजन्स होते हैं इनकी नाभिक स्नेहिता का क्रम क्या होता है। सो दोस्तों, नाभिक स्नेहिता का क्रम कुछ इस प्रकार से होता है। सबसे ज्यादा नाभिक स्नेही कौन होता है, फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन और उसके बाद आयोडीन। यानी सबसे ज्यादा नाभिक स्नेहिता का क्रम, यानी सबसे ज्यादा नाभिक स्नेहिता कौन प्रदर्शित करता है, फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। नाभिक स्नेहिता का मतलब बंध बनाने की क्षमता। आयोडीन की बंध बनाने की क्षमता बहुत कम होती है, ब्रोमीन की उससे ज्यादा होती है, क्लोरीन की उससे ज्यादा, और फ्लोरीन की बंध बनाने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। इसीलिए आयोडीन बहुत कम जगह यूज किया जाता है। ब्रोमीन और क्लोरीन को आपने कई जगह रिएक्शंस में देखा भी होगा, हम भी कराते रहते हैं। कई बार क्लोरीन की रिएक्शन करा देते हैं, कई बार ब्रोमीन की रिएक्शन करा देते हैं। ये सारी रिएक्शंस हम कराते रहते हैं, लेकिन हैलोजन में कभी भी फ्लोरीन लिया नहीं जाता, इसीलिए फ्लोरीन पर हम ध्यान नहीं देंगे, बल्कि हम ध्यान किस पर देंगे, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। यानी क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में नाभिक स्नेहिता का क्रम क्या होता है, क्वेश्चन आ सकता है। तो ध्यान रखेंगे क्वेश्चन का क्रम, नाभिक स्नेहिता का क्रम क्या होगा। सबसे ज्यादा नाभिक स्नेही कौन होता है, क्लोरीन, उसके बाद नाभिक स्नेही ब्रोमीन, उसके बाद नाभिक स्नेही आयोडीन। क्यों, इसका भी रीजन होता है, ध्यान देंगे जरा। जैसे हम बात करते हैं क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17, इसका कितना होता है 35, इसका कितना होता है 53, इसका कितना होता है 53, कुछ यही तो होता है। इसका 17, इसका 35, इसका 53। अब सिंपल सी बात है, जब इसका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो इसमें कोष कितने होंगे, 3 कोष। कैसे होगा, 2, 8, 7, कुछ यही तो बनेगा। और इसका बनाएंगे तो 2, 8, 18, 7, उस तरीके से बनेगा जाके। अब हम बात करते हैं, यहां पर 3 कोष होंगे, यहां पर 4 कोष होंगे, और इसमें जब जाएंगे तो यहां पर कितने कोष हो जाएंगे, 5 कोष। जब ज्यादा कोष की संख्या बढ़ जाती है तो क्या वो नाभिक उतना ज्यादा पावरफुल होता है या उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर सकता है। तो आंसर क्या होगा सर, नहीं कर सकता। यानी जितना कोष बढ़ेगा उतना ही नाभिक इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन को नाभिक इतनी जल्दी आकर्षित नहीं कर पाएगा। इसीलिए क्लोरीन जो होता है उसमें क्या होता है, नाभिक इलेक्ट्रॉन को बहुत ही जल्दी आकर्षित कर लेता है। जब इलेक्ट्रॉन को बहुत जल्दी आकर्षित कर लेगा, जब ही आकर्षित करेगा तभी तो वहां पर बंध बनेगा, और जब बंध बनेगा तभी तो हम कहेंगे सर एल्किल हैलाइड बना हुआ है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। सो दोस्तों बात करते हैं महत्वपूर्ण अभिक्रिया। अभी तक हमने एल्किल हैलाइड के बारे में देखा, अब हम कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं भी देख लेते हैं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा क्या होती हैं, इंपॉर्टेंट। सबसे पहली रिएक्शन क्या है, विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है कौन सी अभिक्रिया, वुड्स अभिक्रिया। सबके नाम सुने होंगे आपने। विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया आखिरकार क्या होती है इसको देखेंगे। लिखा है एल्किल हैलाइड को KOH के साथ गर्म करने पर एल्कीन बनती है। क्या बनती है, एल्कीन। एल्किल हैलाइड गर्म करेंगे किसके साथ, KOH के साथ। जब आप गर्म करेंगे तो वहां पर क्या बनेगा, एल्कीन। एल्कीन का मतलब होगा वहां पर क्या बनेंगे, डबल बॉन्ड बनेंगे। चलिए एल्किल हैलाइड हमने ले लिया। अब एल्किल हैलाइड को कहा जा रहा है सर आप इसको KOH के साथ क्या करिए, गर्म करिए। KOH का मतलब क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसके साथ जब हम इसको गर्म करेंगे और किसकी उपस्थिति होनी चाहिए, C2H5OH की उपस्थिति होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखेंगे। एथिल अल्कोहल की उपस्थिति होनी चाहिए। तो जब आप इसको गर्म करेंगे तो हमसे कहा गया क्या बनेगा, एल्कीन। और एल्कीन का मतलब होगा कि हमको कम से कम 2 कार्बन तो चाहिए ही चाहिए, तभी तो उनके बीच में हम डबल बॉन्ड बनाएंगे। चलिए 2 कार्बन लेने के लिए हम कुछ इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं।
RCH2CH2X, ये भी तो एल्कीन ही है, एल्किल हैलाइड ही है, सिंपल सी बात है, ये एल्किल हैलाइड है। हमने क्या कहा, हमने कहा कि आपको बनाना है एल्कीन। एल्कीन कब बनेगा, जब डबल बॉन्ड बनेगा, और डबल बॉन्ड कब बनेगा, जब कम से कम आपके पास 2 कार्बन होंगे, तभी तो आप डबल बॉन्ड बना पाएंगे, वरना डबल बॉन्ड कैसे बनेगा। तो यहां पर हमने 2 कार्बन ले लिया, एल्किल हैलाइड ले लिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करेंगे, एथिल अल्कोहल की उपस्थिति होगी, एल्कीन बन जाएगा। चलिए R बनाया, यहां पर क्या था सर, सिंगल बॉन्ड लगा दिया, C लगा दिया, डबल बॉन्ड लगा दिया, यहां पर लिख दिया C, ठीक है। ये क्या बन गया आपका, एल्कीन बन गया। अब जब ये एल्कीन बना है तो क्या होगा यहां से, अब जरा देखिए यहां पर कितने हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे हमको, केवल यहां पर 1 हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा। कितना हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन। यहां कितना हाइड्रोजन आपको लगाना है, केवल 2 हाइड्रोजन लगाने। अब यहां पर आपको क्या मिल गया, एल्कीन। क्यों मिला, क्योंकि यहां पर क्या बन गया, डबल बॉन्ड प्लस। अब बचा क्या आपके पास, आपने क्या निकाला, और ये जो X है वो किसके साथ बाहर हो जाता है सर, वो X बाहर हो जाता है K के साथ। किसके साथ बाहर हो जाएगा, K के साथ बाहर हो जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा, KX आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। और क्या होने वाला है यहां पर, देखिए जरा, यहां पर 2H थे, यहां पर 2H थे, ये 2H तो यहां पर हैं, लेकिन यहां से 1H कम हुआ कि नहीं हुआ, यहां से 1H कम किया, तभी तो हमने डबल बॉन्ड यहां पर लगाया। अगर हाइड्रोजन ना हटाते तो डबल बॉन्ड हम नहीं लगा सकते थे। तो हाइड्रोजन जो हटाया है वो हाइड्रोजन इसके साथ मिल जाएगा, और यहां पहले से 1 हाइड्रोजन है। जब एक हाइड्रोजन मिलता है तो कितने हाइड्रोजन हो जाते हैं, तो आंसर क्या होगा सर, 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे, और 1 ऑक्सीजन था, यानी वाटर बाहर हो जाएगा। सिंपल सी बात है। आपको क्या बनाना है, विहाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है जब एल्किल हैलाइड KOH के साथ जब इसको गर्म करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, एल्कीन मिलेगा, और एल्कीन हमने बना दिया है। जैसे ही आपको एल्कीन मिलेगा तुरंत K के साथ X बाहर हो जाएगा, KX, और जो यहां से H कम किया है, H कम इसलिए किया है क्योंकि हमको क्या करना था, डबल बॉन्ड लगाना था। यहां से H कम किया, वो क्या हो गया, H2O के साथ बाहर हो गया, या H2O के रूप में बाहर हो गया। तो यही रिएक्शन है क्या, विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। अब इस R की जगह आपकी इच्छा है, आप CH3 लगाइए, C2H5 लगाइए, वो आपकी इच्छा की बात है। सो दोस्तों बढ़ते हैं आगे की तरफ। वुड्स अभिक्रिया क्या होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पेपर में आई हुई है। इसको कैसे किया जाएगा, सो यहां पर भी क्या होता है सर, एल्किल हैलाइड होता है। एल्किल हैलाइड कितना लेना है आपको, 2 एल्किल हैलाइड लेने हैं, और इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा दें, सोडियम के साथ। सिंपल सी बात है, एल्किल हैलाइड सोडियम के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, आंसर होगा एल्केन बनाता है। ये X Na के साथ बाहर हो जाएगा, यानी 2 टाइम्स ऑफ NaX। X भी तो आपके पास 2 ही हैं, जरा देखिए 2 हैं कि नहीं है, और R कितने हैं आपके पास, 2 हैं, यानी R सिंगल बॉन्ड R। मिल गया कि नहीं मिल गया, इसे हम क्या बोलते हैं, एल्केन। इसे हम क्या बोलते हैं, एल्केन। एल्केन आपको कब मिला, जब एल्किल हैलाइड सोडियम से अभिक्रिया करता है तो आपको क्या प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है, और सोडियम हैलाइड बाहर हो जाता है। अब इसको एग्जांपल के माध्यम से हम समझ लेते हैं, एग्जांपल, ठीक है। ये कुछ ज्यादा ही अच्छा एग्जांपल लिख गया है, थोड़ा इसको और अच्छा कर लेते हैं। एग्जांपल कैसे समझेंगे इसको, यहां पर R की जगह हम क्या ले लें, CH3 ले लें, X की जगह Cl ले लें, ठीक है। अभी हमने समझा कि नाभिक स्नेहिता क्या होती है, यानी Cl की सबसे ज्यादा होती है। Cl ले लिया प्लस 2Na ले लिया, रिएक्शन करेगा। जब ये रिएक्शन करेगा तो हमको क्या पता है, जो X होता है वो Na के साथ बाहर हो जाता है, यानी 2 टाइम्स ऑफ NaCl हो जाएगा। बचा क्या, R आपके पास कितने हैं, 2 हैं कि नहीं है, ये एक RCH3 है, एक RCH3, यानी इसका मतलब हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब ये जरा बताइए कौन सा एल्केन है, नाम क्या होगा इसका, कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन है। जब 2 कार्बन होते हैं तो इसको क्या बोलेंगे, एथेन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। तो यहां से क्या मिला आपको, एथेन मिल गया। और यही तो बताया गया, वुड्स अभिक्रिया में कहा गया, जब एल्किल हैलाइड सोडियम के साथ रिएक्शन करता है तो आपको क्या मिलता है सर, एल्केन मिलता है। एल्केन का मिला, यहां से जो 2 R होते हैं वो बॉन्ड बना लेते हैं, बॉन्ड बना के क्या बना देते हैं, एल्केन बना देते हैं, और जो हैलोजन होता है वो सोडियम के साथ बाहर हो जाता है। अब दोस्तों बढ़ते हैं एक और रिएक्शन की तरफ, उसके बाद लेक्चर आपका समाप्त हो जाएगा।
सो दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन और इस लेक्चर की लास्ट रिएक्शन, इसको हम देखेंगे। लास्ट रिएक्शन में लिखा हुआ है सेटजेफ का नियम, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या होता है सेटजेफ का नियम? लिखा है हैलोजन के साथ हाइड्रोजन उस निकटवर्ती कार्बन परमाणु के साथ विलुप्त होता है जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। पहले आप इसको लैंग्वेज को समझ लीजिए, अभी रिएक्शन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मतलब हैलोजन और हाइड्रोजन हटाना है हमको, हैलोजन वहां से हटाएंगे जहां पर हाइड्रोजन कम होंगे, वहां से हमको हैलोजन हटाना है और बनेगा क्या? एल्कीन। एल्कीन का मतलब हमको कम से कम 2 कार्बन तो चाहिए ही चाहिए। चलिए इसको एक एग्जांपल के माध्यम से देख लेते हैं। चलिए देखते हैं इसको। यहाँ पर हमने लिया CH3, यहाँ लिया CH2, यहाँ लिया CH, यहाँ लिया Br, यहाँ लिया CH3। ठीक है, हमने ले लिया, नो प्रॉब्लम। इसकी रिएक्शन हम कराएंगे किसके साथ? KOH के साथ। ये नाम ध्यान रखिएगा, सेटजेफ का नियम है, इंपॉर्टेंट है। अब क्या हुआ? हमने कहा था सर हैलोजन वहां से हटेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। यहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम है कि नहीं है? तो यहां से क्या होगा? हैलोजन और हाइड्रोजन हट जाएगा। जब ये हटेंगे तो होगा क्या? जब ये हाइड्रोजन हटेगा, जब एक हाइड्रोजन हटेगा तो यहां से H के साथ क्या बना देगा? वाटर बना देगा। चलिए यहां पर इसने क्या बनाया? वाटर बना दिया। एक हाइड्रोजन हटाया, जब एक हाइड्रोजन वहां से हटा, एक हाइड्रोजन यहां था, हाइड्रोजन हो गए 2, ऑक्सीजन था एक ऑक्सीजन हो गया, वाटर बन गया। अब ये जो हैलोजन था वो पोटेशियम के साथ क्या हो गया? बाहर हो गया, यानी कि Br बाहर हो गया। ठीक है, हैलोजन पोटेशियम के साथ, और हमको बनाना क्या है? एल्कीन। चलिए एल्कीन बना लेते हैं। सर CH3 लिखा था, CH3 लिखा, फिर क्या लिखा था? C लिखा था, फिर C लिखा था, फिर उसके बाद में CH3 लिखा था, फिर हमने CH3 कर दिया। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा अच्छे से कर लेते हैं। अब यहां पर C सिंगल बॉन्ड CH3, इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। अब हमको क्या बनाना था? एल्कीन। एल्कीन बनाने के लिए हमको 2 बॉन्ड लगाने थे। जब ये 2 बॉन्ड हमने लगाए तो इसको आप इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, C सिंगल बॉन्ड CH3। अब जरा देखिए, अब हाइड्रोजन अपने आप एडजस्ट कर लीजिए, सिंपल सी बात है। यहां पर कितना हाइड्रोजन कम है? सर 2 बॉन्ड यहां है, 1 बॉन्ड यहां है, यहां पर 1 बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन यहां जुड़ जाएगा। यहां की बात करेंगे, सर 2 बॉन्ड यहां है, 1 बॉन्ड यहां है, 1 हाइड्रोजन यहां पर जुड़ जाएगा। और देखिए जरा, क्या एल्कीन बन गया कि नहीं बन गया? बिल्कुल। एल्कीन का मतलब वहां पर बीच में क्या आ गया? 2 बॉन्ड आ गए। सिंपल सी बात है। इस तरीके से चीजों को आप समझ सकते हैं कि हाइड्रोजन और हैलोजन, हैलोजन वहां से हटता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है? कम होती है। हमको हैलोजन को हटाना है, एल्कीन को बनाना है, इतना ध्यान रखना। पहले आप ये ध्यान रखिए कि हैलोजन हटेगा कहां से। तो यहाँ हाइड्रोजन 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, इसका मतलब यहां से हैलोजन हमारा हटेगा। जब ये हैलोजन हटेगा तो इसका मतलब इन्हीं 2 कार्बन परमाणुओं के बीच में क्या बनेगा? डबल बॉन्ड बनेगा। डबल बॉन्ड बना लिया। जैसे ही डबल बॉन्ड बनाया हम लोगों ने, वैसे ही हमको तुरंत क्या पता है? सर जब डबल बॉन्ड बन जाएगा तो हम बॉन्ड अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। कि यहाँ पर हमने देखा सर यहाँ पर 3 बॉन्ड थे, 1 बॉन्ड कम था, 1 बॉन्ड हमने हाइड्रोजन के साथ बना दिया। यहाँ पर भी 1 बॉन्ड बना दिया, 1 हाइड्रोजन यहाँ से हटाया, वो OH के साथ बाहर होके H2O बना दिया, K के साथ Br बाहर हो गया, यानी पोटेशियम ब्रोमाइड बाहर हो गया। तो ये आपका क्या है? सेटजेफ का नियम है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा भी था और अच्छे से समझ में भी आया होगा। दोस्तों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आपके लेक्चर बड़े ही होंगे, हम ये बिल्कुल भी नहीं कहेंगे ये आधा घंटा का लेक्चर होगा। आपका लेक्चर आपके बड़े होंगे, पेशेंस के साथ बैठेंगे और अच्छे से पढ़ाई जरूर करेंगे, नोट्स जरूर पढ़िएगा। बिना नोट्स पढ़े आपको चीजें समझ में आने वाली इतनी जल्दी नहीं है। हम वीडियो में तो बताएंगे, लेकिन जब तक आप उनको अपने सामने लिखा हुआ नहीं देखेंगे तब तक आपको चीजें याद करने में या उनको समझने में प्रॉब्लम होगी। और दोस्तों एक चीज और ध्यान रखेंगे, रिएक्शन कभी भी देखकर तैयार नहीं होती है। जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कोई भी रिएक्शन तैयार नहीं होगी। यहां पर आपको लगता है सर यहां से हटाया, वहां जोड़ दिया, ये यहां कर दिया, लेकिन ऐसे इतनी जल्दी आसानी से नहीं होता। सो दोस्तों प्रैक्टिस करते रहेंगे और अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने के लिए आगे बढ़ते रहेंगे। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। मिलेंगे अगले लेक्चर में कुछ और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।